नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश में जो है एक पार्टी है जो धर्म के नाम पर सत्ता पे आई है, और वो जो महामानव है उनकी पार्टी ने धर्म को धंधा बना दिया है। आप जहां पे भी देखिए, वाराणसी देखिए, अयोध्या देखिए, सब जगह पे कॉरिडोर बना के अपने ही चहेते जो लोग होते हैं उनको कमाई का अच्छा सा अवसर देते हैं। तो वैसे ही कुछ हिलचाल जो चल रही है वो द्वारकाधीश के, जो द्वारका हमारा गुजरात का है, वहां पे हो रही है। और वहां पे भी अभी यही भाजपा ही लोग हैं जो उनके सांसद वगैरह, वो सब वहां पे भी कॉरिडोर बनाने के फिराक में है। और वहां पे भी गरीबों को, उनका जो छोटे धंधे करने वाले होते हैं, तो उनको वहां से भगाया जा रहा है। तो इस पूरे मसले पे जो हम बात करेंगे, पहले सबसे पहले मैं हिमांशु भाई को अपने साथ जोड़ लेता हूँ। नमस्कार हिमांशु भाई। तो हिमांशु भाई अभी जो है वो द्वारिका में ही है पिछले 10-15 दिनों से, और वो वहां पे जो हालात देख रहे हैं कि वहां पे ये कॉरिडोर जो बनाने के चक्कर में किस तरह से गरीबों को परेशान किया जा रहा है तंत्र द्वारा। तो हिमांशु भाई, क्या है पूरा वहां पे जो मामला चल रहा है ये? नमस्कार द मयूर जानी ऑफिशियल के दर्शकों को, आपको जो कोई ये शो देख रहा है। देखिए, मैं कुछ करीबन पिछले, ये मेरा तीसरा हफ्ता है, तीसरे 3 हफ्ते से मैं द्वारका में हूँ। मेरा जो घर है उसको थोड़ा रिनोवेशन की जरूरत है, बारिश के चलते और ये सब जो हालात होते हैं उसमें। तो मैं यहाँ पे कैंप हूँ और मेरा काम मैं यहीं से कर रहा हूँ। तो जब से मैं आया हूँ तब से इस गांव में हर एक चौराहे पे एक ही चर्चा का मुद्दा है कि रोज कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, डिमोलिशन किया जा रहा है। और जब मैं लोगों से बात करता हूँ, मतलब रेडी रेकड़ी से लेके बड़े बड़े जो उद्योगपति या जो होटेलियर्स या जो बिजनेसमैन है उनके साथ यहाँ पे जब मैं बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो यही मुद्दा हर जगह पे छाया हुआ है। और इस मुद्दे के चलते यहाँ पे जो टूरिज्म का जो विकास हुआ है, टूरिज्म जिस तरीके से डेवलप हुआ है, अमिताभ बच्चन ने जो एड की, गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, द्वारका नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इन सब के चलते जो टूरिज्म का जो विकास हुआ है, शिवराजपुर बीच जिस तरीके से डेवलप हुआ है, बेट द्वारका में जिस तरीके से वो सुदर्शन सेतु जो लाया गया, वहां से जो सीधा लोग जाने लगे, तो एक तरीके से वीकेंड में करीबन 25 से 35 हजार टूरिस्ट का फुटफॉल इस कोस्टल टाउन ने रजिस्टर करना शुरू कर दिया। मतलब शुक्रवार से मैं देखता हूं, शुक्रवार शाम से ट्रैफिक बढ़ जाता है द्वारका में, जो रविवार तक रहता है, और लोग आसपास घूमते, होटल्स में रहते हैं, खाना खाते हैं। तो एक तरीके से शहर तो है ही, मतलब एक टाउन जो जिसको तालुका लेवल का एक टाउन है, उसमें टूरिज्म का जिस तरीके से फ्लो, और शहर जो है वो पुराने, मतलब जिस तरीके से हमारे जो ग्रंथ है उसमें जिसका उल्लेख है, तो उस तरीके से बना नगर। तो गलियां उसकी इतनी बड़ी नहीं होती है, रास्ते इतने बड़े नहीं होते, तो उसमें लोग धंधा करते हैं ज्यादातर रास्तों में या गलियों पे। अब मंदिर का जो परिसर है ऐसा है कि मंदिर के परिसर से 5 कदम बाहर निकलते ही सीधी सामने दुकान आ जाती, किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाइए, ठीक है। और आसपास लोग रहते भी हैं, तो एक तरीके से पब्लिक वहां पे है, रहती भी है, धंधा भी करती है। और ऊपर से ये जो रेडी रेकड़ी वाले जो वहां पे लगा के बैठते हैं, क्योंकि जो मंदिर पे जाने के 5 जो मुख्य रास्ते हैं, एक जो रिलायंस गेट वाला रास्ता है जो सीधा गोमती घाट से मंदिर को कनेक्ट करता है, रिलायंस से गोमती घाट और वहां से मंदिर। और दूसरा एक जो रास्ता है वो बथान चौक के पास एक गेट है, वहां से कनेक्ट होता है, तो वो सीधा बाजार में लेता जाए बथान चौक, और वहां से सीधा मंदिर। फिर एक तीसरा गेट है इस्कॉन गेट, जो कि एक हब माना जाता है द्वारका का। इस्कॉन गेट से नागेश्वर की तरफ आप जा सकते हैं, मीठापुर की तरफ आप जा सकते हैं, राजकोट की तरफ जा सकते हैं, और बाकी शहर में जा सकते हैं। तो इस्कॉन गेट जिस तरीके से कनेक्टेड है। और उसके बाद आगे जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस के पास एक गेट आता है पैरेलली, और साथ में पैरेलली रबारी गेट। तो ये जो 5 गेट है वो कनेक्ट करते हैं पूरे शहर को, सीधा शहर शुरू हो जाता है वहां से। तो इसके चलते रास्ते पे जो भी मतलब धंधा करने बैठे टूरिस्ट, वो ट्रैवल वाले जो अपना टेबल लगा के बैठे, रेडी रेकड़ी वाले बैठे, वहां पे कुछ हैंडलूम का कोई सामान बेच रहा है, कोई जूते या कपड़े बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो इसके चलते वो रास्ते साफ करना यहाँ का जो तंत्र है, यहाँ का जो यहाँ के जो प्रांत अधिकारी है, उन्होंने ये शुरू किया।
तो इसके चलते एक कोलाहल मच गया, क्योंकि 35 साल में ऐसा ऑपरेशन पहली बार द्वारका में हो रहा है। तो इसके चलते कोलाहल मच गया। ये लोग यहाँ के जो धारासभ्य है महबूबा मानेक, उनको मिले कि ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप रास्ते पे धंधा करेंगे, भाजपा के रनिंग धारासभ्य है, 7वीं टर्म है उनकी, तो क्या अगर आप रास्ते पे धंधा करेंगे तो ऑब्वियसली हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको हटना होगा वहां से। वैकल्पिक व्यवस्थाएं 3 स्थानों पे दी गई है, उसके बारे में भी मैं आऊंगा। और इसके चलते पाल आंबलिया करके जो कांग्रेस के देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के जो भी प्रेसिडेंट बने हैं और जो एक फार्म लीडर भी है, उन्होंने ये मुद्दा उठा लिया, क्योंकि उनको रेकड़ी वाले मिले और उन्होंने कहा कि हमारा कोई सुन नहीं रहा है। तो उन्होंने वो मुद्दा उठा लिया और उन्होंने आई थिंक वहां पे द्वारका में, यहाँ पे द्वारका में मतलब अनशन पे बैठ गए लोगों के साथ और एक तरीके का विरोध कर रहे हैं। आई थिंक बाइट्स एंड विजुअल्स वगैरह है, जो आप अगर चलाना चाहें तो चला सकते हैं कि किस तरीके से क्या चल रहा है वहां पे। तो वो बाइट्स अगर हमारे दर्शक सुन ले तो उसके बाद हम इन बाइट्स को डिकोड करके हिंदी में आगे ले जाएंगे, तो एक पूरा परिप्रेक्ष्य बन जाएगा कि क्या मामला है और क्या क्या बातें हो रही। मेहुल, દારૂબંધી છે એ તો ખબર છે, પણ છાસબંધી છે એ પહેલી વખત ખબર પડી છે। ગુજરાતમાં ખુલ્લેઆમ દારૂ વેચાય છે અને છાસ વેચવાવાળા માલધારીઓને પકડી લેવામાં આવે છે। દ્વારકા નગરપાલિકાની અંદર જે હોટલો છે, જેના ગેરકાયદેસર બાંધકામ છે, જેના ગેરકાયદેસર પાર્કિંગ છે, જેના ગેરકાયદેસર બહાર જનરેટર છે, એમને કોઈ ના પાડતું નથી। અને એક લારી ગલ્લાવાળો છે, પાથરણાવાળો છે, જે પોતાનું રોજે રોજનું પેટીયું રડે છે, એવા લોકોને 10-10 દિવસથી ધંધો કરવા દેવામાં આવતો નથી। એવા લોકો જે છે એમની રેકડીઓ ઉપાડીને નાખી દીધી છે। એનો માલ ખાલી કરવાનો પણ સમય આપવામાં ન આવ્યો, એટલે આજે આ લારી ગલ્લા પાથરણાવાળા જે છાસ વેચવાવાળા માલધારીઓ હતા એ તમામ લોકો સાથે મળી અને આજથી પ્રતિક ઉપવાસ સવારના 10-11 વાગ્યાથી સાંજના 4 વાગ્યા સુધીના પ્રાંત કચેરી ઓફિસ સામે પ્રતિક ઉપવાસમાં બેઠા છીએ। અને આશ્ચર્ય અને દુઃખની વાત તો એ છે કે આ સરકાર જે દરિયા કાંઠે ઊંટ લઈ અને પ્રવાસીઓને જે ફેરવે છે। हिमांशु भाई, आवाज आ रही है मेरी? हिमांशु भाई, हेलो। तो मुझे लगता है ये बाइट को आप हिंदी में डिकोड करके जो सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं उसी पे आता हूं कि ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, उनका कहना है कि गरीबों को वहां से उनकी रोजी छीनी जा रही है। गुजरात में जो है दारू बंदी है, दारू फिर भी आराम से द्वारका में दारू मिल रहा है, पर छाछ बेचना वो गैर कानूनी हो गया है, ऐसा उनका कहना है। तो आप ये भाई साहब के बारे में और ये जो बात कर रहे हैं उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। ये पाल आंबलिया है, जैसे मैंने कहा, इन्होंने इस पूरे आंदोलन को अभी अपना एक रूप जो देना है वो दे दिया है। उनका कहना है कि छाछबंदी मतलब क्या हुआ है, थोड़े दिनों पहले यहाँ पे जो रबारी कम्युनिटी के लोग हैं जो दही छाछ बेचते थे, उनको भी हटाया गया उस जगह से कि आप यहाँ पे नहीं बेच सकते, आप ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। वो लोग रिलायंस से जो गेट कनेक्ट होकर गोमती घाट और वहां से छप्पन सीढ़ी जाता है, उस रास्ते में वो लोग बैठ के अपना दूध दही छाछ बेचते थे। कोई भी आता था तो उनको एक प्लास्टिक के ग्लास में छाछ देंगे, किसी को पीनी है तो वो पैसा देके 10-15 रुपया जो भी उनका रहता है, दही किसी को खाना है तो वो खिलाएंगे, शुद्ध, बराबर है। क्योंकि यहाँ पे चरवाहों की संख्या उस तरीके से, आसपास इतने मतलब पशुधन इतना अच्छा है, तो दूध वगैरह की आइटम, ये जो गोपाल की जो भूमि है गौपालकों की, तो यहाँ से लोग बेचते थे। तो उनका कहना है कि उनको हटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिनके जेनसेट्स बाहर पड़े हैं, जो इलीगली एंक्रोचमेंट करके बैठे, उनके सामने कोई एक्शन तंत्र ले नहीं। तो इस चीज को लेके दो पक्ष यहाँ पे रखे गए। क्या चीज है मैं समझाऊं, मैंने जिन लोगों से बात की उनका कहना है कि रेडी रेकली वालों को जिस तरीके से तंत्र ने हटाया वो गलत है। एक पक्ष का मानना ये है, गांव में दो पक्ष जो होते हैं जनरली किसी मुद्दे को लेके, तो हम दोनों पक्ष की बात रखेंगे, हम किसी एक पक्ष की बात रखेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, तो हम दोनों साइड से, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, लोगों से मिलता हूँ और वो बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जो लोगों के बीच होती है। तो दो पक्ष में एक पक्ष का मानना है कि गलत हुआ है। गलत यहां तक हुआ है मेहुल कि एक बंदा अपने स्कूटी पे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की चीजें लगा के बेचता था। अब वो जो एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था तो वहां पे ब्रेक लगा के खड़ा हो गया कि ये क्या हो रहा है देखने के लिए।
तो उसकी स्कूटी भी उठा ली, उसका भी माल उठा लिया कि तू ये ट्रैफिक ब्लॉक कर रहा है। ठीक है। एक दूसरा एक वेल्डर था, वो वेल्डर अपना धंधा कर रहा था, वहां पे कुछ बार सामान पड़ा था, उसने देखा है एनक्रोचमेंट वाले आए हटाने वाले, तो उन्होंने वो लेके अपना डाल दिया अंदर और कहा कि भाई अब मैं जा रहा हूं घर। बोले नहीं, अभी तक तो तू यहाँ पे रखा था, तो तू चल ये भी सामान निकाल, और वहां से वो भी निकाल के वो भी ले गए। तो एक तरीके से पब्लिक में ये खास करके जो छोटा धंधा करने वाले लोग हैं उसमें रोष आ गया कि भाई साहब ये क्या चीज है। अब उसके बाद एक बाइट जो है, जो एक महिला है उसकी भी आप बाइट चलाइएगा, उनका भी छोटा मोटा धंधा जो पाव भाजी वगैरह का करते वो लोग करते, उनका उन्होंने काउंसिलर उनसे भी बात की थी। ત્યાં કેમ એ નથી એનકી બાત હોતું? ત્યાં કીધી। પૈસા લઈ લીધા છે તમે લોકોએ, અમે ગરીબ માણસ છીએ, અમે નથી દઈ શકતા, એટલે કેટલો ટાઈમ આવો અત્યાચાર અમારી ઉપર કરશો? ये दर्शकों को समझा दूं कि वो महिला जो उसका रोष था, उसकी जो छोटी मोटी दुकान थी उसको ये सिस्टम वालों ने हटा दिया, पर इन लोगों ने ये द्वारका में बहुत ही अजीब तरीके यानी एक अनोखा विरोध प्रदर्शन उन लोगों ने किया कि उन्होंने मुफ्त में सब चीजें बांटी। ये जो विजुअल्स है उसकी भाषा तो उसका कोई मतलब नहीं है, पर ये जो विजुअल्स है वो इन लोगों ने राहदारियों को, आने जाने वाले सभी लोगों को मुफ्त में छाछ दी, नाश्ता दिया, सब जो धंधा, वैसे भी ये सरकार को जो है तंत्र है, जो पुलिस वाले हैं और जो कॉरपोरेशन के लोग हैं, वो वैसे भी उनका जो सामान है वो बिगाड़ के नष्ट करके चले जाते हैं, तो उन्होंने इसको पानी को और सबको बांटा था। तो ये उधर चल रहा है। और वहां पर हिमांशु भाई, मैं अभी सीधा पॉइंट पे ये आता हूं कि ये जो सारी बातें हैं, ये कॉरिडोर लाने की बात और ये जो सब, तो वो मेन कहां से शुरू हुई है और कौन है जो जिसको इसके पीछे जिसका ब्रेन है वो कौन है? नहीं, देखिए मुझे पहले पूरी बात करने दी। एक पक्ष हमने ये रखा कि ये लोग गलत, ऐसी बात आ रही है कि इनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, ये सबका मानना है। और इस तरीके से पब्लिक का रोष हो गया और वो अभी कन्वर्ट हो गया एक आंदोलन में कि वो लोग जो प्रांत अधिकारी का ऑफिस है उसके बाद प्रतीक उपवास करते हैं। पाल आंबलिया वहां बैठे, मैं उनसे भी मिला, उनसे भी मेरी बात हुई। तो पहले बात ये आई थी कि पाल आंबलिया सीधे इस आंदोलन में आ गए क्योंकि यहाँ के जो लोकल एमएलए है बीजेपी के, बबूबा विरंबा मानेक, उन्होंने बात नहीं सुनी थी। लेकिन पाल भाई ने कहा कि नहीं, पहले ये लोग वहां पे गए थे बबूबा के पास। बबूबा ने जब कहा कि आप अगर रास्ता ब्लॉक करके बैठे तो वो तो साफ सफाई होगी, तब उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, तो इनको कांग्रेस के उस नेता के पास जाना पड़ा और इन्होंने ये आंदोलन का स्वरूप भी ले लिया और ये आंदोलन चल रहा है। तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि द्वारका शहर जिस तरीके से बना है, छोटा है, वहां पे गलियां है, तो वहां पे लोग अपना धंधा दुकान जो है वो प्राइम कॉस्ट पे रहती है। अब मान लीजिए मंदिर के आसपास, अगर आपको पता हो तो हम लोग उस दिन दर्शन करने गए तो जहां पर हमने चप्पल जूते रखे थे, वो दुकान की जो कीमत है वो करीबन 180 स्क्वायर फुट की दुकान है, उसकी कीमत करीबन 6 करोड़ रुपया आकी जा रही। तो पर स्क्वायर फुट का भाव 3-3.25 लाख रुपया हो, जो कि साउथ बॉम्बे का भी रियल एस्टेट इतना कॉस्टली नहीं है। उसके सामने एक दीवार है, वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे वो झुमके वगैरह लगे थे, 75,000 रुपया उस दीवार का रेंट है। तो मान लीजिए वहां पे कोई बंदा आके एक स्टैंड लगा के अपना माल बेच के चला जाता है 3-4 घंटे में, तो वो जो बंदा रेंट भरना है वहां पे बैठा है, उसका माल तो बिकेगा नहीं। तो उनका डिमांड ये है कि ये लोग हमारी दुकान में आके रोड ब्लॉक करके धंधा करके चले जाते हैं और ये पार्ट टाइम रहता है 3-4 घंटे, जबकि वो जो धंधा कर रहा है उसके धंधे के ऊपर उस बंदे का घर और बाकी के लोगों की पगार निकलती है उसमें से। तो बोलता है हमारा धंधा होता नहीं है, हमारे सामने डाल के कम उसमें बेच के 4-5 घंटे में अपना, तो वो इनका गिग हो जाता है, इनका एक तरीके का हसल हो जाता है। तो बोले ये नहीं होना चाहिए। तो दो पक्ष है और दोनों पक्ष अगर आप देखने जाए तो सही। इसमें नगर पालिका ने क्या विकल्प निकाला? नगर पालिका मतलब यहाँ की जो प्रांत अधिकारी वगैरह जो तंत्र है, इन्होंने क्या विकल्प निकाला कि हम आपको 3 जगह दे रहे हैं। जैसे आपके वडोदरा में रात्रि बाजार, जैसे हॉकर जोन्स होते हैं, हमारे राजकोट में हॉकर जोन्स और रात्रि बाजार है, जैसे अहमदाबाद में माणेक चौक है और बाकी बहुत सारे हॉकर जोन्स वगैरह है। तो बोले हॉकर जोन में आप चले जाइए। लेकिन ये जो छोटे धंधा करने वाले जो रेडी रेकड़ी वाले, उनकी दलील भी वाजिबी है। उनका क्या कहना है कि टूरिस्ट जो आता है वो वहां पे नहीं आएगा, कि वो शहर के अंदर नहीं है। तो टूरिस्ट जो शहर के अंदर जाके मंदिर में जाता है तो रास्ते में वो कहीं पे चाय पिएगा, कुछ नाश्ता करेगा, ये करेगा, तो हमको फायदा नहीं है। वो फायदा उन दुकान वालों को है जो वहां पे ऑलरेडी बैठे, लीगली बैठे। हम भले उस तरीके से हम बोलते हम भी इलीगल नहीं, क्योंकि हम वो 20-30 रुपया रोज का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब जो तंत्र है उसको देते हैं,
तो उनकी दलील ये है। तो ये दोनों पक्षों की दलील मैंने रखी कि कोई करोड़ों रुपया लगा के दुकान लगा के बैठा है, उसका धंधा नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है कि ये मेरा धंधा छीन रहा है, और ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम 20-30 रुपया देके यहाँ पे धंधा कर रहे हैं तो हमारा भी राइट है, और तंत्र बोल रहा है कि एक हम जोन बना के देते हैं, यहाँ पे आप चले जाइए। अब ये सब चीजें क्यों हो रही है, इसके पीछे का मूलत्व क्या है, ये हम समझ लेंगे। हाल की जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है दिल्ली में, अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे धार्मिक संस्थानों में उन्होंने कॉरिडोर और उसके धार्मिक संस्थानों को जो उसका जो परिसर होता है वो बड़ा करने की एक पूरी एक मुहिम उठाई। और वो गुजरात में अगर हम देखने जाए तो सोमनाथ से शुरू हुआ है। सोमनाथ में परिसर जिस तरीके से बड़ा किया गया, आज वहां पे एक परिसर के लेवल से आपको वो बगीज मिल जाती है, ई बगीज, या आप कोई चेयर्स आप लेके जाते हैं तो वहां पे आसपास कोई रेडी रेकड़ी दुकान कुछ नहीं होता है, पार्किंग भी आपका दूर चला गया है उस तरीके से। तो यहाँ पे यही चीज अगर आपको करनी हो तो ये शहर के बीच का मंदिर है। जैसे मैंने कहा, मंदिर परिसर अगर चारों साइड से आप लेंगे तो 5 कदम आप मंदिर के परिसर से बाहर निकलेंगे, सामने दुकान होगी, किसी का घर होगा, तो ये सब चीजें। तो वहां पे लोग स्कूटर लेके जाते हैं आते हैं, साइकिलें लेके जाते आते हैं, उनका घर है, रहना है उनका। खिड़की खोलते हैं, सीधा द्वारकाधीश का दर्शन होता है। दुकान खोलने से पहले, शटर खोलने से पहले लोग द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं। तो पीपल आर एम्बिडेड विद द टेम्पल। यहाँ के जो रेसिडेंट्स है दे आर एम्बिडेड विद द टेम्पल। जैसे डाकोर में, ठीक है, तो आप अगर उसको आपको परिसर बनाना है वहां पे तो आपको आसपास का सब तोड़ना पड़ेगा। अब वो लीगल है, लेकिन अगर आप कॉरिडोर का प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो वो आपको हटाना पड़ेगा, उसमें लीगली जो पैसा देना है। जैसे काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में वाराणसी में दिया गया, हालांकि प्राइम मिनिस्टर की टेरिटरी थी तो वहां पे दिया गया, लेकिन यहाँ पे भी लोगों को ये अपेक्षा है कि यहाँ पे अगर ये होता है तो हमको लीगली जो पैसा देंगे, हम फिर वो रिलोकेट हो जाएंगे, जो भी होगा। लेकिन जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है उसको इसलिए तोड़ा जा रहा है कि कॉरिडोर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको बड़े बड़े मशीन्स वहां पे चलाने पड़े। तो पहले आप छोटी छोटी चीजें साफ करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप घर अपना कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अपना घर रिनोवेट करवाने के लिए आया हूँ, तो पहले मैं छोटी छोटी चीजें बॉक्स में पैक करूंगा कि ये किचन का सामान है, सिटिंग रूम का सामान है, बेडरूम का सामान है, वो डालूंगा। और बाद में मेरे घर का जो बड़ा बड़ा सामान है, कबर्ड्स है, मेरे बेड्स है या सोफाज है, जो भी है, टेबल्स है, कुर्सियां है, वो सब मैं लेके एक तरह से। तो यहाँ पे यही चीज हो रही है। रेडी रेकड़ी वाले एक छोटे छोटे प्लग एंड प्ले मॉडल्स पे काम करें, तो पहले उनको हटाया। अब इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर इसलिए बुलडोजर या ये जो जेसीबी घूमना इसलिए शुरू होंगे क्योंकि पाल आंबलिया ने भी यही बात उठाई कि आप इनको हटा रहे हैं। ये लोग 30 रुपया देते थे लीगली, उनको नहीं हटा रहे जिनके वहां पे जेनसेट्स लगे हैं या जिनके होटल्स में कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर वो लोग इलीगली करके बैठे या जो एफएसआई के मुताबिक नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे एक्शन शुरू होगी, और ये एक्शन क्यों शुरू होगी ये समझना पड़ेगा। यहाँ के जो प्रांत अधिकारी है वो एक्स आर्मी ऑफिसर, तो उनका एक नेचुरली एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होता है। तो वो क्या करते हैं, पहले गोली ऐसी जगह पे गोलीबारी की आवाज करते हैं कि दुश्मन कहाँ पे छुपा उनको पता नहीं होता है। जब गोलीबारी की आवाज वो गलत दिशा में करेंगे तो दुश्मन वहां से रिटेलिएट करेगा, तब उनको दुश्मन का ठिकाना मिल जाएगा और वो वहां पे धावा बोलेंगे। तो यही स्ट्रैटेजी ये जो प्रांत अधिकारी है उन्होंने, जो एक्स आर्मी है, उन्होंने यही स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाई। उन्होंने पहले रेडी रेकड़ी वालों को टारगेट किया। उनको पता था कि विरोध आएगा और विरोध इस दिशा में आएगा कि आप इनको क्यों नहीं टच कर रहे हो, हमको क्यों टच कर रहे हो। और जब ये विरोध आएगा तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कल को अगर कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के लिए ऊपर से ग्रीन सिग्नल है, ये करना है, और उन्होंने कहा होगा, शायद हमको पता नहीं है क्या बात हुई होगी, कि मैं ये करूंगा तो ऊपर से रिक्वेस्ट आएगी, भला मन आएगी कि ये मत करो, वो मत करो, सिफारिश आएगी, तो मैं उसको सकम नहीं होगा। तो शायद इन्होंने कह दिया होगा अपना तरीके से अपना रास्ता ढूंढ लीजिए, कोई आपको सिफारिश नहीं देगा। तो यहाँ पे ये रास्ता निकला है कि जैसे ये हुआ तो सीधा विरोध हुआ कि ये इलीगल है, हम इलीगल है तो ये भी इलीगल है, तो वो भी हटेगा। अब वो चाहे भले भाजपा का खेस पहन के बैठा हो, लेकिन उसका हटेगा, ये तय बात है। और ये कल से एक्शन शुरू हो गया है। जो विजुअल्स मैंने आपको भेजे, आप अगर विजुअल्स प्ले भी करवा सकते हैं एक के बाद एक, तो उसमें ये देखने को मिलेगा। अब इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो 2024 के चुनावों के दरमियान ये शुरू हो गया था। मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूं। मुझे लगता है दर्शकों को पहले विजुअल्स दिखा दीजिए आप। आपने वो जो खास बताया करके जो होटल के पार जो कल रात को जो हुआ है ना, वो ये वाला देखिए, ठीक है। हाँ, तो ये होटल ने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है बाहर, एफएसआई के मुताबिक नहीं है, वो तोड़ रहे हैं।
ज्यादातर होटेलियर्स यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए, तो उनको लगता है भाजपा का केस पहन लिए, मेंबर बन गए तो हमारा कोई कुछ बाल भी बाका नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। लेकिन ये एक्टिविटी इसलिए हो रही है कि गोलीबारी गलत जगह पे हुई, दुश्मन सामने आ गया, और जब दुश्मन सामने आया तो ऑब्वियसली अब वो एक्सपोज हो चुका है सिस्टम के सामने, तो उसका काम भी हो जाएगा। अगर रेडी रेडी वाले हटेंगे तो ये भी हटेंगे, और ये हटेंगे कानून के तहत। अब इसका परिप्रेक्ष्य 2024 के चुनाव में कैसे है ये मैं समझाऊंगा। 2024 के जो चुनाव थे लोकसभा के, उसमें आपको पता है सौराष्ट्र कच्छ में क्षत्रिय आंदोलन का मुद्दा छाया हुआ था। परसोत्तम रूपाला ने जो एक बयान दिया था उसको लेकर क्षत्रिय कम्युनिटी इनके सामने बड़े जोरों शोरों पे थी। सबसे बड़ी असर जो रही थी जामनगर सीट पे हो रही, जहां से पूनम माडम लड़ रही। परिमल नथवानी जो रिलायंस के हेड ऑनचो है, और द्वारका देवस्थान समिति में भी है, सब बहुत सारी जगह पे, फुटबॉल एसोसिएशन में, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में, गिर की उसमें, सब जगह पे वो होते हैं। तो वो यहाँ पे दर्शन करने आए तो किसी ने उनको सवाल किया, मुझे लगता है वो सवाल भी स्क्रिप्टेड था, क्योंकि परिमल नथवानी जब यहाँ पे आते तो बहुत सारे लोग उनको, पत्रकारों को बोल देते कि ये सवाल कीजिएगा, ये उनका स्टाइल रहा है, ये मैंने देखा भी है। तो किसी को बोला होगा 2-4 लोगों को, आजकल पत्रकारों को सवाल क्या पूछना है ये पता नहीं होता है, तो उनको किसी ने फीड कर दिया कि ये सवाल कीजिएगा, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। द्वारका के जो हाइपर लोकल रिपोर्टिंग जितने भी हो रहे हैं फेसबुक पे, उस पर आपको ये मिलेगा 2024 में। तो उन लोगों को किसी ने सवाल किया था कि कॉरिडोर, तो वो कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हाँ कॉरिडोर का प्रोजेक्ट आ रहा है, कॉरिडोर जोर शोर से चल रहा है। वो चले गए, उसके 2 दिन के बाद द्वारका शहर में एक पीडीएफ फाइल सर्कुलेट होना शुरू होगी कि ये वो प्रेजेंटेशन है जो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। अब वो बोल के जाते हैं, 2 दिन के बाद ये सर्कुलेट होता है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को दिया हुआ प्रेजेंटेशन ऐसे पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता, लेकिन आया। तो मुझे लगता है ये प्रेजेंटेशन भी गलत था, और उस दिशा में ये कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है। उसकी दूसरी साबिती ये है कि गवर्नमेंट के जो ऑनलाइन टेंडर्स के जो पोर्टल्स है, स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके ऊपर भी कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को लेकर टेंडर्स निकल चुके। एक बात ये है। दूसरी, ये जो मुद्दा अभी चल रहा है गुजरात में, उसका अप टू डेट डिटेलिंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस गांधीनगर ने लिया है कल परसों। ये मुझे एक एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे इंसान ने ही मुझे कहा, जिस इम्पिकेबल सोर्स, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की भी सीधी नजर इस प्रोजेक्ट पे है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जरूरत पड़ने पर होम मिनिस्टर को भी ब्रीफ किया गया होगा, होम मिनिस्टर को भी एक्शन प्लान के लिए कहा गया होगा। 6 महीने का डीजीपी विकास सहाय का जो एक्सटेंशन आया है, वो भी अब इसमें शायद कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करेगा। ये सब चीजें हैं, और इसके चलते अगर कॉरिडोर का प्रोजेक्ट आ रहा है तो कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के लिए जो जगह करनी चाहिए, उनके व्हीकल्स को जो मोबिलाइज करना होगा, जेसीबीज या बुलडोजर्स या जो भी है, वहां पे जो एक्सकावेशन करना होगा, इसके लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी, तो वो आप कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 वैकल्पिक व्यवस्थाएं इन रेडी रेकड़ी वालों को दी गई कि आप एक जाइए, एक वैकल्पिक जगह है भड़केश्वर करके जगह है जो समंदर के सामने है, समंदर किनारे के सामने, वहां पे आप चले जाइए। दूसरी वैकल्पिक जगह है इस्कॉन गेट और रबारी गेट के बीच एक रावड़ा तड़ाव करके, वहां पे उसको ब्यूटीफाई करके अच्छे तरीके से कर दिया गया, तो बोले वहां पे आप जाइए, हम आपको दुकान दे देंगे 10 साल के लीज पे, पानी बिजली का कनेक्शन दे देंगे। और तीसरी जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो स्वामीनारायण टेम्पल के पीछे पूरा का पूरा परिसर है, उसमें आप चले जाइए, तो वो समंदर किनारे है और वहां पे भी आप ये कर सकते। लेकिन हॉकर्स का कहना है कि हमको जो रिलायंस गेट, जो हाथी गेट है, जो रिलायंस गेट है जहां से गोमती सीधा कनेक्ट होता है, वहां पे दीजिए। मुझे लगता है वो एरिया और ये बथान चौक से जो गेट निकल रहा है, वहां का एरिया कॉरिडोर में आ रहा है, इसलिए तंत्र उसके लिए तैयार नहीं हो रहा। लेकिन अगर कल को मान लीजिए कॉरिडोर आएगा, तो कॉरिडोर के आसपास कोई रेडी रेकड़ी वाले या कोई होंगे नहीं, उसमें से वो रूट पूरा कट हो जाएगा। कॉरिडोर का पूरा मतलब एक तरीके से किलेबंदी हो जाएगा, तो मंदिर का एंट्रेंस भी घूम जाएगा, सब कुछ घूम जाएगा। तो मुझे लगता है वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो दी गई है, अभी एक डेडलॉक में पहुंच गया है प्रांत अधिकारी के बीच और ये वेंडर्स के बीच। इसका अभी एक फ्रोजन पॉइंट आ गया, इसके ऊपर कोई आगे बात नहीं हो रही। लेकिन मुझे लगता है अगर जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर धावा बोला जाएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े ज्यादातर लोग हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये परिसर में अपना बुक कर लेंगे और बाद में वो रेंट पे चढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में इन रेडी रेकड़ी वालों को ये समझ लेना चाहिए कि ठीक है, अगर ये रूट चेंज हो रहा है तो हम अपनी जगह बना दें और उनको वहां पे बैठ जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। मैं ये जब मैं बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि वही उनको करना चाहिए, तो उनकी दलील भी समझने लायक। उन्होंने क्या कहा है कि जिस पॉइंट पे वो धंधा कर रहे हैं, वहां से टूरिस्ट जाता है, चाय पीता है या पकोड़े खाता है, तो वो पकोड़े खाने या चाय पीने के लिए उस पॉइंट पे नहीं आए।
शिपिंग लग पूरा रूट ही चेंज हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली बिजनेस वहां पे मिलना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा मैं इसमें तंत्र को, नगर पालिका को भी ये कहना चाहूंगा कि उनको भी इसकी आदत डालनी पड़ेगी टूरिस्ट में और गांव के लोगों में, और बाकी सोशल मीडिया ब्लॉगर्स वगैरह से आप करवाइए कि एक बस सर्विस शुरू कीजिए रेलवे से, जो 10-20 रुपए में ले जाए आपको। ये 56 द्वारका हाट करके बना दीजिए वहां पे, जैसे दिल्ली हाट है INS पे आसपास दिल्ली में, तो 56 हाट बना दीजिए। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का भी बिकेगा वहां पे, जूते कपड़े बिकेंगे, खाने पीने की भी बाजार बना, जैसे 56 दुकान है इंदौर में, जैसे खाने पीने के इलाके होते हैं, मानेक चौक है, मानेक चौक रात को जैसे चलता है, तो यहाँ पे आप ये 56 दुकान कर दीजिए, 25-20 टॉयलेट बाथरूम्स बना दीजिए, घंटे का 50 रुपया लीजिए, ताकि जो ट्रेन के टाइमिंग ऐसे कि 7:30 बजे ट्रेन आती है, आते ही बंदा फ्रेश होकर वहां पे मंदिर पे दर्शन करना जाता है, चले जाइए। बाइकर्स यहाँ पे बाइक्स जो है रेंट पे मिलते हैं, तो बाइकर्स पॉइंट एक पूरा बना दीजिए प्लग इन चार्जिंग मॉडल के साथ, वहां पे बाइक को रेंट पे लेके चला जाए, घूम के वापस आके बाइक लेके खाना वाना वहां पे प्राइवेट बसेस का पार्किंग करवा दीजिए, तो प्राइवेट बसेस भी वहां से चलेगी, तो खाना पीना, तो वो एक हाट को ऐसा बना दिए वो पूरी एक बाजार के अंदर बाजार बन जाए, और वो एक कंपल्सरी एक ट्रांजिट पॉइंट बन जाए टूरिस्ट के लिए द्वारका में जो आते हैं, वहां से फिर वो बाजार में जाए, जहां पे भी जाना, ई रिक्शा चलाइए, जो भी करना है कीजिए। लेकिन इसमें नगर पालिका और तंत्र को भी एक ट्रांसपोर्टेशन का मॉडल एक खड़ा ऐसा करना पड़ेगा कि ये अभी मेन पॉइंट है, ये चीज पता नहीं पड़ेगी आपको कि यहाँ पे हम एक कॉरिडोर बना रहे हैं तो ये रास्ता खत्म होने वाला है। और छोटे रेडी रेकड़ी वालों को भी मुझे लगता है ये मौका है, एक तरीके से घुस जाना चाहिए, वरना वो जो इनका टूटेगा वो अपना नुकसान भरपाई करने के लिए ये बुक कर लेंगे और बाद में वो बड़े रेंट पे इन लोगों को देंगे, तो इनका तो सब जगह से नुकसान। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके बीच का एक सोल्यूशन निकाल के, एक बिजनेस जर्नलिस्ट के तौर पे मैं ऐसा सोचता हूँ, इसके बीच का एक सोल्यूशन निकाल के आपको ये टूरिस्ट को भी आदत डालनी पड़ेगी कि जो, और 56 का आंकड़ा का क्या है, द्वारका के साथ एक तरीके से एक रिलेशन है, 56 सीढ़ी है, 56 भोग है, 5 और 6 11 होता है, 11 जो होती है कृष्ण भगवान की भूमि, बहुत बड़ी महत्व का त्योहार है। तो मुझे लगता है उस 56 द्वारका 56 हाट करके एक बना दीजिए वहां पे रावड़ा के उसमें, और ट्रांजिट पॉइंट बना दीजिए कि बंदा आए वहां पे, फ्रेश वहीं पे हो, खाना वाना नाश्ता कर ले, आसपास बड़े बड़े महंगे होटल है तो वहां पे वो जाएगा नहीं, खाना वाना खा के स्कूटर लेके निकल ले, वापस आके स्कूटर रख ले, फ्रेश होना है, फ्रेश होके बैठ जाए बस में, स्लीपर कोच में सो के चला जाए अहमदाबाद, या जहां पे जाना है ट्रेन पकड़ ले, ई रिक्शा से ट्रेन पे चला जाए या बस से ट्रेन पे चला जाए, जो नगर पालिका की बस घूमेगी। तो मुझे लगता है इसमें नगर पालिका को भी इसमें आना पड़ेगा, एक सिविक फैसिलिटी खड़ी करनी पड़ेगी और एक आदत डालनी पड़ेगी कि ये ट्रांजिट रूट चेंज होने वाला है और इसमें आप धंधा कीजिए, आपको फायदा है। जब तक ये डायलॉग्स नहीं होंगे, क्योंकि अभी ये जो प्रांत और इसके बीच जो डायलॉग्स है छोटे व्यापारियों के बीच, वो एक डेडलॉक में चले गए और वो डेडलॉक खुलने की संभावना मैं नहीं देख रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर किया जाएगा तो अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि अगर कोई मानता है कि हमें बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा या मिलेगा, तो मैं मानता हूं ज्यादातर कंस्ट्रक्शन को किसी ना किसी तौर पे इलीगल बता के उसको हटा दिया जाएगा और वहां पे कॉरिडोर के लिए रास्ता किया जाएगा। तो द्वारका में कॉरिडोर के लिए एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, ऐसा मुझे लगता है, किक ऑफ हो चुका है, ये उसका प्रीकर्सर है, ताकि जब बड़े बड़े पेड़ गिरे तूफानों में, ये तो सब क्या है कि छोटा मोटा रेकड़ी वाले जो धंधे कर रहे हैं इनका तो असर रोज का होगा, लेकिन जब बड़े पेड़ गिरेंगे और वहां से जो सुर आएगा विरोध का, वो ना आए, उसके लिए एक्सरसाइज, ऐसा मेरा मानना, ऐसा मेरा आंकलन है। हाँ, तो बात तो आपकी वही लगती है मुझे भी आपकी बातें सुन के कि यही है तथ्य, यही हो सकता है। तो काफी सारी चर्चा हुई हमारी इस द्वारका कॉरिडोर विषय पर। तो यहाँ पर मैं दर्शकों से विनती करना चाहूंगा कि भाई अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो जिसपे हम बात कर सके तो उसके लिए कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर दीजिए और बाकी मजे कीजिए। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश।